नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 अगस्त सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार आंगनवाड़ी हेल्पर्स का करेगी प्रमोशन, खाली पदों पर भी जल्द करने जा रही है भर्ती। हरियाणा विधानसभा में BPL कार्ड के मुद्दे पर घिरी सरकार, 9 लाख से ज्यादा परिवार लिस्ट से हुए बाहर। चंडीगढ़ PGI ने दी डायलिसिस के मरीजों को बड़ी सौगात, मात्र 5,000 रुपए में होगा पूरा इलाज। जानिए पूरी अपडेट। लोहारू कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में उठाए क्षेत्र के मुद्दे, किसान बीमा, मुआवजा, स्वास्थ्य सेवाएं और जल निकासी पर मांगा जवाब। भिवानी में मनीषा की श्रद्धांजलि सभा, बैरागी समाज के प्रधान बोले 36 बिरादरी परिवार 7 मेंबर को नौकरी मिलनी चाहिए। 100 गज तक की रिहायशी प्लाटों की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी 0 की, CM सैनी का ये बड़ा ऐलान। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 16,840 पद खाली, शिक्षा विभाग जल्द भरने जा रहा है इन खाली पदों को। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए शुरू हुए आवेदन, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी आवश्यकता। हरियाणा विधानसभा में हंगामा, विनेश फोगाट बोली मनीषा केस में गिरफ्तार युवक रिहा होने चाहिए। IMA व सरकार में समझौता, आयुष्मान योजना में 19 दिन बाद निजी अस्पतालों ने इलाज किया शुरू। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रावी नदी में समाये 7 घर, डलहौजी में 6 जगह बादल फटे, कुल्लू देश से कटा, चंडीगढ़ मनाली 4 लेन टूटा। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा 34 पहुंचा, कई लापता। चश्मदीद बोले बड़े बड़े पत्थर अचानक गिरने लगे और सब कुछ तबाह हो गया। जम्मू कश्मीर में 296 मिलीमीटर बारिश, 115 साल का टूटा रिकॉर्ड, 10,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू कटरा तक पहुंचने वाली 68 ट्रेनें हुई कैंसिल। और ITR फाइलिंग के लिए केवल 19 दिन शेष बचे, रिटर्न भरने पर आसानी से मिलता है लोन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम खुशनुमा बना हुआ है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन अभी भी वातावरण में नमी मौजूद है जो लोगों की परेशानियां बढ़ाने का काम कर रही है। लगातार होने वाली बरसात के चलते कई जगह सड़कों पर जलभराव हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार बरसात होने के आसार बने हुए हैं। विभाग द्वारा आज यानी 28 अगस्त को यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद में 75 से 100% और पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, मेवात, पलवल में 25 से 50% बरसात की संभावना जताई है। साथ ही जींद, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में 25% एरिया में बरसात हो सकती है। वहीं कल यानी 29 अगस्त को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में 50 से 75% बारिश के आसार जताए गए हैं। साथ ही जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार, भिवानी में 25 से 50% बरसात की संभावना बताई गई है। फतेहाबाद और सिरसा में 25% बरसात की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में काफी बहस और हंगामा देखने को मिला। BPL कार्ड के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आई। इस दौरान वर्तमान सरकार पर कई बड़े इल्जाम भी लगाए गए। सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान गरीब परिवारों को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर BPL लिस्ट में उनके नाम शामिल किए थे और जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद लाखों परिवारों को इस लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस प्रकार के कई गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने सरकार से पूछा कि जनवरी 2024 से लेकर 31 जुलाई 2025 के बीच कितने नए BPL कार्ड बनाए गए हैं और कितने लोगों को BPL कार्ड की लिस्ट से बाहर किया गया है। साथ ही BPL कार्ड बंद करने का आधार क्या है, इस पर सरकार की ओर से सदन में जवाब पेश किया गया और विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि इस अवधि में लाखों परिवार बाहर हुए हैं और उतने ही BPL कैटेगरी में शामिल भी हुए हैं। 8,57,000 परिवारों को BPL लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके विपरीत 9 लाख से अधिक परिवारों को इस लिस्ट से बाहर किया गया है। अब छटनी के बाद घटकर आंकड़ा 41,93,669 रह गया है। यह आंकड़ा 22 अगस्त तक का है। इस दौरान केहरवाला की तरफ से आरोप लगाया गया कि विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए सरकार की तरफ से तेजी से BPL कार्ड धारकों की संख्या में बढ़ोतरी करी गई थी। जैसे ही नतीजे सामने आए उन्होंने फिर से इन कार्ड धारकों की संख्या में कमी की। बढ़ते विवाद को देखते हुए बीच में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोर्चा संभाला और कहा कि BPL के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा था। ऐसे में सरकार की तरफ से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई और पोर्टल पर खुद लोगों ने अपनी इनकम डाली है। जिन भी परिवार की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उन्हें BPL परिवार की कैटेगरी में शामिल किया गया, अर्थात ज्यादा इनकम वाले लोग खुद ही लिस्ट से बाहर हो गए।
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मानसून सत्र के दौरान नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने शिक्षकों को लेकर सवाल पूछा। इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा की तरफ से जवाब दिया गया कि शिक्षकों की भर्ती को शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा के 14,295 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 16,840 पद खाली हैं। इन रिक्त पदों की प्रक्रिया को शिक्षा विभाग द्वारा जल्द पूरा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि प्रदेश में प्रधानाचार्य के 332 पद खाली है। इसी प्रकार मुख्य अध्यापकों के 819, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी में 8,519, मौलिक स्कूल मुख्य अध्यापक में 30, टीजीटी में 4583 और प्राथमिक शिक्षक व मुख्य शिक्षक के 2,557 शिक्षकों के पद खाली हैं और इन्हें जल्द भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप के बीच अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आखिरी दिन विपक्षी विधायकों ने अपराध, किसान कर्मचारियों के मुद्दे और कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी जैसे मामलों को लेकर सरकार को घेरा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों व 100 गज और 50 गज के प्लाटों पर अब कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी। वहीं कर्मचारियों को लेकर भी कई अहम फैसले सामने आए। आईएनएलडी विधायक आदित्य देवलाल ने कलेक्टर रेट बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हालिया वृद्धि से आम जनता परेशान है। उन्होंने दावा किया कि लोगों में सरकार के खिलाफ गहरा रोष है। सीएम सैनी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में कलेक्टर रेट बढ़ाने का कोई तयशुदा पैमाना नहीं था। उस समय बिल्डरों और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया गया, जबकि किसान हाशिए पर धकेल दिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने पहली बार एक फार्मूले के तहत रेट बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि साल 2008 में 300% तक कलेक्टर रेट बढ़ाए गए थे, जबकि साल 2011-12 में 220% की वृद्धि हुई थी। इसके मुकाबले मौजूदा सरकार ने बीते 10 साल में सिर्फ 9% की औसत वृद्धि की है। लोहारू से कांग्रेस विधायक राजवीर फरटिया ने सदन में पूछा कि क्या लोहारू और भिवानी में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन IMT स्थापित किया जाएगा। उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि जहां भी जमीन उपलब्ध होगी वहां IMT बनाई जाएगी। भिवानी के लिए HSVP ने जमीन उपलब्ध करवा दी है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। कांग्रेस विधायक बलवान दौलतपुरिया ने सदन में हरियाणा कौशल रोजगार निगम से हटाए जा रहे कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा सरकार ने पशुपालन विभाग से 450 कर्मचारियों को हटा दिया है, इन्हें रेगुलर करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने योग प्रशिक्षकों का मेहनताना बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने योग प्रशिक्षकों को 8,000 रुपए से 32,000 रुपए देने की मांग की। वहीं कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि भाजपा सरकार खिलाड़ियों को 10 साल में 641 करोड़ रुपए का नगद इनाम दे चुकी है। पिछली सरकार में ये सिर्फ 42 करोड़ रुपए दिए गए थे। कांग्रेस सरकार में 44 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई, जबकि भाजपा सरकार ने 200 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी ऑफर की है। वहीं सोनीपत से भाजपा विधायक निखिल मदान ने सदन में SPO का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में कार्यरत 10 से 12,000 SPO को जरूरी भत्तों के साथ जॉब सुरक्षा देनी चाहिए। सहकारिता मंत्री कृष्णलाल पवार ने विधायकों की मांग पर घोषणा की कि अब हर विधायक को अपने क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव देने का अधिकार होगा। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। तो वहीं शून्यकाल में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि भिवानी की मनीषा मौत मामले में 50 से अधिक युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए उन्हें रिहा करना चाहिए ताकि उनका भविष्य खराब न हो। वे अपराधी नहीं है और इसमें कुछ मीडिया कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है, इसलिए इन सबको रिहा करना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने पोल्ट्री फार्म संचालकों की समस्याओं को सामने रखते हुए कहा कि माइनस टेंडरिंग व्यवस्था और प्रदूषण विभाग की भारी फीस ने कारोबारियों को संकट में डाल दिया है। हरियाणा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 500 करोड़ रुपए बकाया होने पर इलाज रोक दिया था। प्रदेश में निजी अस्पताल 7 अगस्त से इस योजना के तहत मरीज दाखिल नहीं कर रहे थे। ऐसे में बढ़ते दबाव के चलते सोमवार को सरकार के साथ हुई वार्ता में IMA को मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया। इस पर IMA ने निजी अस्पतालों में फिर से इलाज शुरू कर दिया है। बता दें कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता है। निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज न मिलने की वजह से आयुष्मान कार्ड धारकों को परेशानी का सामना करना रहा था। ये कार्ड धारक कभी नागरिक अस्पताल तो कभी निजी अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन नागरिक अस्पताल में लंबी प्रक्रिया व निजी अस्पतालों में ऑपरेशन का मोटा खर्च इनके बस से बाहर था। ऐसे में ये लोग IMA के निर्णय को वापस लेने का इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने राहत की सांस ली है। ऐसे में कार्ड धारक पहले की तरह ही आयुष्मान पैनल अस्पतालों में अब ऑपरेशन करवा सकते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना साल 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जो भी छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक छात्र छात्राएं इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 31 जनवरी 2026 तक सरलहरियाणा.gov.in पर एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। जिला कल्याण अधिकारी शीशपाल महिला की तरफ से जानकारी दी गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस युग में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु, टपरिवार श्रेणी व अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग एवं प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना चलाई गई है। इस योजना के जरिए इन सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। सरकार की इस योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को उनकी श्रेणी, कक्षा व प्राप्तांक के आधार पर 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र छात्रा के पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेजों में छात्र छात्रा की तरफ से पास की गई कक्षा का स्कोर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड व अभिभावक की वार्षिक आय जो कि 4 लाख रुपए से कम का प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य है। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी हेल्परों को राहत देने की तैयारी कर ली है। सरकार आंगनवाड़ी हेल्परों का प्रमोशन करने की तैयारी कर रही है। सरकार द्वारा प्रमोशन कोटा को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इससे पहले यह 25% कोटा था। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अनुभवी हेल्परों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो पद खाली बचेंगे उनके लिए नई भर्ती निकाली जाएगी। बता दें कि सरकार द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ये जानकारी दी गई है। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल द्वारा मानसून सत्र के दौरान आंगनवाड़ी में खाली पदों के बारे में सवाल पूछा गया। बीते काफी समय से आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के खाली पदों को भरने का प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास विभाग के पास विचाराधीन था। यह नियुक्ति काफी समय से अटकी रही। सरकार अब इसे शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस विषय में फैसला होना अभी बाकी है कि भर्ती जिला स्तर पर की जाएगी या फिर प्रदेश स्तर पर। वर्तमान में बात करें तो 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले आंगनवाड़ी वर्करों को 14,750 रुपए वेतनमान दिया जा रहा है। जिनका अनुभव 10 साल से कम है उन आंगनवाड़ी वर्करों को 13,250 रुपए मानदेय और हेल्परों को 7,900 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। डायलिसिस के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब मात्र 5,000 रुपए में ही चंडीगढ़ पीजीआई में डायलिसिस इलाज की सुविधा मिलने वाली है। इस संबंध में पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। इस तकनीक ने डायलिसिस मरीजों की जिंदगी को और भी आसान बना दिया है। पहले उन्हें इलाज के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता था, परंतु अब मात्र 5,000 रुपए में डायलिसिस के इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है। पहले इस इलाज के लिए एंजियोग्राफी, महंगे कैथोड राइटेशन लैब और अस्पताल में भर्ती करना पड़ता था, जिसकी लागत करीब 50,000 रुपए तक आती थी। परंतु अब पीजीआई की तरफ से नई तकनीक खोज की गई है। अब केवल खर्च 5,000 रुपए आने वाला है। प्रोफेसर राठी की तरफ से बताया गया है कि इसमें एंजियोग्राफी की भी आवश्यकता नहीं है, न ही महंगे लैब की। ऐसा करने से न केवल मरीजों का समय बचेगा बल्कि उनका पैसा भी बचने वाला है। वह जल्दी और आसानी से ठीक हो जाएंगे। कुछ समय पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ का ऐलान किया गया था। अब इसका प्रभाव भी दिखाई देने लगा है। न केवल अंबाला की साइंस इंडस्ट्री बल्कि पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी ट्रंप की तरफ से ऐलान किए गए भारी टैरिफ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। पानीपत से अमेरिका में 12,000 करोड़ का निर्यात होता है। क्रिसमस सीजन की बात करें तो इस पर लगभग 1,500 करोड़ का निर्यात होता है। ऐसे में अमेरिकी ग्राहक अब उद्यमियों से लगातार छूट की मांग कर रहे हैं। इस वजह से तकरीबन 30% ऑर्डर बीच में ही अटक गए हैं। ऐसे में बड़ा नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब नई मंडी तलाशनी होगी। अंबाला में तकरीबन $4 मिलियन का साइंस उपकरणों का एक्सपोर्ट अमेरिका के कई हिस्सों में होता है। इससे जुड़े हुए कई ऑर्डर अब रद्द होना शुरू हो गए हैं। अब ग्राहक पहले से तैयार किए गए 1,500 करोड़ के ऑर्डर लेने में आनाकानी कर रहे हैं, जिस वजह से नुकसान की संभावना बढ़ गई है। सबसे ज्यादा प्रभाव तो कुशन कवर, तौलियों, सोफे कवर, पर्दे, दरियों आदि पर भी दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका से ऑर्डर मिलने की संभावना इन क्षेत्रों में ना के बराबर दिखाई दे रही है। अमेरिका की तरफ से अब इन ऑर्डर को बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर किसी अन्य देश में शिफ्ट किया जा सकता है। अब निर्यातक यूरोप और दक्षिण अमेरिकी देश से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हरियाणा के भिवानी में बुधवार को लेडी टीचर मनीषा की आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। करीब 4 घंटे चली सभा में आसपास के लोग शामिल हुए। हालांकि सरकार या प्रशासन के स्तर पर कोई भी अधिकारी या नेता यहाँ नहीं पहुंचा। मनीषा मामले में सरकार एक हफ्ते तक घिरी रही और पुलिस के हाथों से जांच खिसक कर अब सीबीआई को चली गई है। इसके बाद पुलिस इसकी जांच भी बंद कर चुकी है। तो वहीं सभा में पहुंचे बैरागी समाज के हरियाणा प्रधान राजकुमार पवार पहुंचे थे, जिन्होंने मनीषा के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मनीषा के परिवार को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए
लिए 36 बिरादरियां खड़ी हैं, लेकिन सरकार परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करे। कोई प्रावधान हो तो किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। बता दें कि मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद लापता हो गई। 13 अगस्त को उसकी लाश मिली। इसके बाद परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए धरना लगा दिया। मनीषा के 3 बार पोस्टमार्टम हुए और अब जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। पिता संजय ने कहा कि हम इसी उम्मीद में हैं कि बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक झटके में सीबीआई से जांच कराने की तो बात मान ली, अब सीबीआई जल्द जांच कर इसकी चार्जशीट पेश करे। संजय को इस बात का मलाल है कि लोकल पुलिस उन लोगों को परेशान कर रही है जिन्होंने मनीषा के परिवार का साथ दिया। पिता ने कहा, प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील है कि ऐसा न करें, उन लोगों ने तो हमारे लिए आवाज उठाई थी। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू ने अपने युवा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद को पद से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि रवि आजाद मनीषा के समर्थन में हुए धरने में शामिल हुए थे। हरियाणा पुलिस विभाग महेंद्रगढ़ ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों सहित पुलिस लाइन नारनौल जाना होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास व एक्स सर्विसमैन होना आवश्यक है। सेना एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, HISF बटालियन से हटाए गए कर्मचारी तथा हरियाणा सशस्त्र बल यानी HAP के हटाए गए कर्मचारियों में से पुलिस लाइन नारनौल में विशेष पुलिस अधिकारी यानी SPO के तौर पर भर्ती किया जाएगा। अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू का स्थान पुलिस लाइन नारनौल होगा। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में भिवानी जिले लोहारू के कांग्रेस विधायक राजवीर सिंह फरटिया ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखा। उन्होंने लोहारू, सिवानी और बहल क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। विधायक ने 350 करोड़ रुपए के फसल बीमा घोटाले की जांच की मांग रखी। उन्होंने कहा कि किसान अभी तक बीमा मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि फसल बीमा मुआवजे की जाँच और भुगतान में देरी किसानों के साथ विश्वासघात साबित होगा। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चिंता जताई। लोहारू और सिवानी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की कमी है। गांव के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति खराब है, क्योंकि मरीजों को मामूली इलाज के लिए भी दूर जाना पड़ रहा है। बहल, सिवानी, लोहारू क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है। पाइपलाइन जर्जर है। लोहारू, सिवानी और बवानी खेड़ा में जल निकासी की समस्या है। हल्की बारिश में भी जल भराव हो जाता है। साथ ही ढाणियों को जोड़ने वाली टूटी हुई सड़कों के निर्माण की भी मांग रखी। युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर भी फरटिया आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बहल के महिला कॉलेज का भवन बनकर तैयार है, लेकिन साइंस संकाय आज तक शुरू नहीं हुआ है। क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में टीचरों की भी भारी कमी है और सरकार की लापरवाही के कारण बेटियां अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने को मजबूर हैं। बहल को सब डिवीजन का दर्जा दिलाने की मांग भी उन्होंने जोरदार ढंग से रखी। वहीं राजस्थान सीमा के समीप होने के बावजूद लोहारू विधानसभा क्षेत्र को उद्योगों के लिए विकसित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार का हब बन सकता है, लेकिन सरकार की बेरुखी के कारण न उद्योग आ रहे हैं न रोजगार के अवसर बन रहे हैं। फरटिया ने कहा कि यह सबूत है कि सरकार ने केवल घोषणाएं की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो जनता की कोर्ट में उसका हिसाब किताब होना तय है। सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना को अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM स्वनिधि योजना को रिस्ट्रक्चर यानी इसे और बेहतर करने का फैसला किया है। इसके अलावा लोन अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का टारगेट 50 लाख नए लाभार्थियों समेत टोटल 1 करोड़ 15 लाख लोगों को फायदा पहुंचाना है। PM स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक खास स्कीम है जो कि रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता लोन देकर उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करती है। इसे 1 जून 2020 में शुरू किया गया था ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान मुश्किल में फंसे स्ट्रीट वेंडर्स को राहत मिल सके। नई योजना में लोन की राशि को बढ़ाया गया है। अब पहले चरण का लोन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और दूसरे चरण का लोन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। तीसरे चरण का लोन 50,000 रुपए पहले की तरह ही रहेगा। पहले यह योजना सिर्फ शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे धीरे धीरे सेंसस टाउन, पेरी अर्बन इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। इससे ज्यादा से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले इसका फायदा उठा पाएंगे। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए सस्ता और आसान से लोन मिल जाएगा, जिससे कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरेगी। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक यह नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% तक की कमी आ सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेचेंगे। इससे भारतीय
भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। वहीं अमेरिका भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए भी सबसे बड़ा बाजार है। टैरिफ बढ़ोतरी से सालाना ऑटो पार्ट्स निर्यात से लगभग 30,000 करोड़ का निर्यात प्रभावित हो सकता है। वहीं इंजीनियरिंग गुड्स, छोटे और मध्यम उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जो इंजीनियरिंग गुड्स के 40% निर्यात में योगदान देते हैं। इससे हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट है, जिससे अमेरिका को एप्पल, सैमसंग जैसे स्मार्टफोन्स के निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी फार्मा को भी छूट है, लेकिन ट्रंप ने 18 महीने में 150% और बाद में 250% टैरिफ की धमकी दी है। वहीं $100 की दवा की कीमत दुगनी हो जाएगी, जिससे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों को नुकसान होना तय है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी और केमिकल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 50% टैरिफ से अमेरिका में ये चीजें महंगी हो जाएंगी और वहां से ऑर्डर मिलने कम हो जाएंगे। 50% टैरिफ लगने से अमेरिका को होने वाले निर्यात कम हो जाएगा। इससे सरकार को निर्यात से होने वाली कमाई में भी कमी आएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सी फूड के लिए रूस, यूके, यूरोपियन यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया पर फोकस कर रहा है, तो वहीं हीरे और आभूषण के लिए वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और अफ्रीका जैसे बाजारों की ओर रुख कर रहा है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। सबसे पहले हरियाणा की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।